Good morning, students. So, students, welcome again in your social studies class. And in our previous lecture, we have discussed about some topics of our civics chapter, that is political parties. And today we are going to start our new topic, that is challenges to political parties. Okay. So, students, हमारा जो चैप्टर है civics का 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज अभी चल रहा है और उसके अंदर अभी हमने जो आज अपना टॉपिक करना है वो है हमारा वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज होती किस तरीके से हैं या कौन कौन से लेवल्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फेस करती है। ठीक है, सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट हमारा चैलेंज है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दैट मीन्स फ्रीडम, यानी आपको आजादी मिले एंड योर राइट्स, और आपको अधिकार मिले। तो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, अभी क्या कहता है कि जो पावर्स हैं यहाँ पे इनका जो कंसेंट्रेशन रहता है, यानी जो मेनली पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है, टॉप लीडर्स के हाथ में होती है। देखिए, जब भी एक पार्टी बनती है, एक पार्टी सिर्फ एक या दो लोगों से नहीं, बहुत सारे लोगों से बनती है। ठीक है, अब उन पार्टीज के अंदर कुछ लोग जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से रहते हैं, तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखा जाता है कि वो लोग जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमेशा से उनका जो राइट होता है या उनका जो हक माना जाता है वो पार्टीज में ज्यादा माना जाता है, इसीलिए उनको जो पावर्स दी जाती है वो ज्यादा दी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कई बार कुछ लोग होते हैं या कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो किसी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे भी रहते हैं जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनका जो राइट होता है वो कम या ज्यादा हो जाता है, उनके अधिकार होते हैं उनमें फर्क आ जाता है। कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। हमने दो टर्म्स की बात की थी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आपको याद होगा मैंने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में करवाया था। तो सेंट्रलाइजेशन में हमने क्या बात की थी कि ये आपका लीडर है यहाँ पे और सारी जो पावर्स हैं वो क्या है, इसके हाथ में अक्यूमुलेट है, यानी जो सारी पावर्स है वो इसके पास सेंट्रलाइज्ड है। डिसीजन मेकर है वो आपका लीडर रहेगा। ऐसे ही डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वहां पे सारी जो पावर्स होती है वो किसके पास चली जाती है, आपके टॉप लीडर्स के पास में। क्लियर। सेकेंड हम बात करेंगे दैट इज कास्टिज्म, यानी जातिवाद। ठीक है, इससे पहले इस बार सीबीएसई ने इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इस चैप्टर को हम कर चुके हैं। तो कास्टिज्म के बारे में आपको पता होगा, जातिवाद यानी अपनी कास्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, अपनी कास्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा फेवर करना, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमने बहुत ही इजीली हमने देखा है कि कैसे एक ही कास्ट के जो लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं दूसरी कास्ट के लोगों पे। फेवर टू रिलेटिव्स, यानी जितने भी सगे संबंधी जो लोग होते हैं उनको ज्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है, कोशिश ये की जाती है कि एक ही कास्ट के लोग जो है वो पावर को होल्ड करें, वो पावर्स के अंदर आए और उन्हीं की जो जाति है वो आगे से आगे धीरे से धीरे बढ़ती रहे। तो जो कास्टिज्म है वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि जहां उन्हें डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना है वो कास्टिज्म के साथ कैसे इम्प्लीमेंट उसको करेंगे। क्लियर। कंट्रोल ऑफ अ ग्रुप, अब मैंने क्या कहा यहाँ पे कि फेवर टू रिलेटिव्स, यानी जो रिलेटिव्स होते हैं उनको फेवर किया जाता है, या फिर एक ग्रुप जो होगा, एक फैमिली जो होगी वो पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम अगर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, ठीक है, ये सब क्या है, एक फैमिली की तरह है, ऐसे ही बहुत टाइम से डोमिनेट है ये। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स रहते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर जो कि हमेशा डोमिनेट करते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर पूरी की पूरी फैमिलीज इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, जैसे जनरेशंस बाई जनरेशंस जो होता है, होल्ड जो रहता है वो उनका बना रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारे जो पहले सीएम रहे, तो हमारे जो हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह चुके हैं,
आप आगे उनके आने वाले टाइम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, ऐसे ही अगर हम चौटाला फैमिली की बात करें तो उनकी भी जनरेशन हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करती हुई आ रही है एक तरह से, ठीक है। तो यानी एक पूरा का पूरा ग्रुप हो जाता है, एक फैमिली हो जाती है जो कि क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे इन्फ्लुएंस करती है या आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी यानी पैसा, मसल पावर, कई बार आपने देखा होगा या न्यूज में बहुत ही कॉमन सी बात होती है ये कि किसी भी जो बूथ होते थे पहले, तो पहले के टाइम में ईवीएम नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, तो जो बैलेट बॉक्स होते थे जिनके अंदर जो वोट्स होते थे उनको रखा जाता था, उनको एज इट इज चेंज कर दिया जाता था, ठीक है। या फिर मसल पावर यानी कुछ जो एक तरह से जो पावर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते थे वो जबरदस्ती लोगों से क्या करते थे, वोट डलवाते थे अपनी फेवर में, ठीक है, मारपीट करके, उनका एक्सप्लॉयटेशन करके, या फिर मनी यानी उनको पैसे का लालच देकर, ठीक है। तो मसल पावर यानी पावर से दबाव में लाकर उनसे अपने हक में अपनी फेवर में वोटिंग करवाना, मनी यानी पैसे का यूज करके, ठीक है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वोटों को खरीदा जाता है, एक फैमिली के कुछ वोट है, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ लालच दे दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो एक ही पर्सन के फेवर में वोट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब देखिए जहां पे भी डेमोक्रेसी की बात आती है, दैट मीन्स वी हैव अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जिसके अंदर आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आपको आपके राइट्स भी मिलेंगे, लेकिन समटाइम्स जो पार्टीज होती हैं वो आपको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफर ही नहीं करती हैं कि आप उनमें से चॉइस ले सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी भी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर से आप उसकी फेवर में वोटिंग करते हैं, देन आपकी चॉइस कहाँ गई? आ रही है समझ में? यानी आपकी चॉइस कब होती, जब आप उस रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से जानते, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती, आप पर्सनली उसे पसंद करते, ठीक है। तो कई बार जो पार्टीज हैं उनके पास में कोई ऐसी चॉइसेस ही नहीं होती हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सके या एक्चुअली में आपको लगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्चुअली में हमारे कम्युनिटी के लिए या हमारे नेशन के लिए बना है। सेम पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। अब मीनिंगफुल चॉइस, अब देखिए दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टीज ने, देखिए हर एक जो पार्टी रहती है जब भी चुनाव शुरू होने वाले होते हैं, इलेक्शन, वो कुछ चुनावी एजेंडे अपनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कुछ ऐसा लोभ या ऐसा लालच देंगे जिसके कारण आप क्या करोगे, आप उस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बीजेपी आपकी रूलिंग पार्टी में नहीं थी, उस टाइम पे बीजेपी का जो एजेंडा था उसमें बीजेपी ने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, या अयोध्या के अंदर जो प्रॉब्लम पिछले कई 100 सालों से चली हुई आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक हिंदू जो समाज था वो बीजेपी के साथ था, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से अब दूसरी पार्टी आएगी, उसे लगेगा कि हमें भी हिंदू को इन्फ्लुएंस करना है, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी सेम इसी तरह का एजेंडा फॉलो करेंगे, वो भी आपको कहेंगे कि हम भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे या हिंदुओं के लिए ये काम होगा। ऐसे ही कल को कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने के लिए कहता है कि मैं आपकी कम्युनिटी के लिए काम करूंगा। तो इसी तरीके से कई बार क्या होते हैं कि जो पॉलिसीज रहती है वही क्लियर नहीं होती है कि एक्चुअली में किस पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सच बोल रहा है और कौन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहता है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑफ सिक्योर पॉलिसीज। ऑफ सिक्योर पॉलिसीज कौन सी होती है? पॉलिसीज दैट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो क्लियरली डिफाइंड हो, जिसको लोग क्लियरली समझ सके और आपकी फेवर में वोट कर सके। करप्शन, करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये गवर्नमेंट के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक चीज है और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के दम पे चुनाव को जीतना चाहती हैं, या फिर अगर हम बात करें एक फेयर तरीके से चुनाव जीतना चाहती हैं, उनके लिए करप्शन बहुत बड़ा जो मैटर है वो बनकर सामने आता है, क्योंकि उन्हें उन पार्टी से, उन्हें सिर्फ
अपने अपोजिशन से चुनाव नहीं लड़ना होता है, उन्हें उस करप्शन से चुनाव लड़ना होता है जिस करप्शन के साथ वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो करप्शन यानी लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडल्ज इन करप्शनल एक्टिविटीज, यानी भ्रष्टाचार की जो एक्टिविटीज होती हैं। पॉलिटिकल लीडर का सबसे पहला काम क्या होता है? देश की सेवा करना। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो देश की सेवा करने के नाम पे क्या है, सबसे पहले पैसा कमाने की या अपने आप को अच्छे से सेटअप करने की या अपने जनरेशन का फ्यूचर सेव करने में इंडल्ज हो जाते हैं, यानी बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेक्शन। अब देखिए डिफेक्शन क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप घर में कोई छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, कोई प्लांट लेकर आते हैं, उस प्लांट की आप बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और उसको एक बहुत अच्छे से मतलब आप उसका ध्यान रखते हैं, टाइम पे उसको पानी देते हैं, टाइम पे उसको जो भी खाद चाहिए वो देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल अच्छे से बनकर वो पेड़ तैयार हो गया है, फ्रूट्स देने लग गया है और उसके ऊपर आकर कोई और कब्जा कर ले, ठीक है, या कोई और उसके ऊपर अधिकार जमाए, तो आपको कैसा लगेगा? यही सेम चीज आपकी डिफेक्शन है। जब किसी पार्टी का कोई लीडर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफेक्शन। चेंजिंग पार्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी, यानी जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए आपको लगा कि कल को उस पार्टी में बेनिफिट है तो आप उस पार्टी में चले गए, ठीक है, या आपने किसी और पार्टी का साथ दे दिया। जैसे हम कई बार बात भी करते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, जिसमें कई जो छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल यानी आपकी रीजनल पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं? गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट को नहीं सॉरी, जो एग्जिस्टिंग जो पार्टीज होती हैं उनको सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को बनाने में, ठीक है। सो ये था आपका आज का टॉपिक, आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर हमने डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। एंड अगेन वी हैव अ केस स्टडी। आप देखेंगे आपके फ्रंट पेज पे एक केस स्टडी भी है जिसमें आपके पास एक बर्लस्कोनी की एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जो कि टीवी पे एक पपेट शो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे सो उसने अपने हाथ में कुछ थ्रेड्स लिए हुए हैं जिससे बहुत सारी पपेट्स बंधी हुई हैं और वो अपने हिसाब से उस पपेट को चलाना चाह रहा है। तो इस अगर पिक्चर डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बताया गया है कि कैसे जो एक पार्टी का लीडर है वो पूरे एंटायर नेशन को या एंटायर मीडिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि मीडिया एंड टीवी कैन पब्लिश ओनली पॉजिटिव थिंग्स ऑफ बर्लस्कोनी, यानी मीडिया और टीवी को सिर्फ ये अलाउड था कि वो बर्लस्कोनी की जो पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ उनको ही शो कर सके, ठीक है। यानी बर्लस्कोनी के खिलाफ जितनी भी जो चीजें थी उनको टीवी में पब्लिश नहीं किया जा सकता था, ताकि जो लोग हैं उसके खिलाफ कोई भी गलत चीज ना सोचे या कोई गलत मूवमेंट करने की ना सोचे, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने दो चीजों को कवर किया। एक आपका टॉपिक था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड दूसरा हमने डिस्कस किया हमारी क्या है ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा एंड ये था हमारा आज का टॉपिक। और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा उसके अंदर हम रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली है कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।